नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पीएफआई पर आज कार्रवाई का दूसरा बड़ा दिन। पिछली बार की तरह आज भी 12 राज्यों में 100 से ज्यादा शहरों को टारगेट किया गया। एनआईए के साथ साथ राज्यों के एटीएस भी एक्शन में है। दक्षिण से लेकर उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ताबड़तोड़ रेड मारी जा रही है। छापेमारी के दौरान पीएफआई के करीब 170 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। साथ ही पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत और दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का पता लगाया जा सकता है। कार्रवाई यूपी में भी हुई और दिल्ली में भी हुई। दिल्ली में जब कार्रवाई हो रही थी, शाहीन बाग और जामिया के इलाकों में हिंसा का खतरा था, इसलिए दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। धारा 144 लगानी पड़ी। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पीएफआई के कई मॉड्यूल एक्टिव थे और जामिया के इलाके में इसके मास्टरमाइंड्स के हेडक्वार्टर बताए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफआई ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से क्या एक्शन प्लान तैयार किया और इन छापेमारियों के दौरान एजेंसियों ने किन बातों का ख्याल भी रखा। यह भी बताएंगे कि हिंदुओं के बीच नफरती आग फैलाने के लिए पीएफआई का एजेंडा क्या है, पीएफआई की राजनीतिक प्लानिंग क्या है, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, पैसे के आने का रूट क्या है, इन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। महाराष्ट्र में पीएफआई पर हो रही छापेमारी पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई को आवश्यक बताया। कहा कि देश को खोखला करने की साजिश के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार हो रही है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए, उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर एजेंसीज सही वक्त पर पूरा खुलासा करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जिस प्रकार का उनका काम था, समाज में दरार तैयार करके और हमारे देश को खोखला करने का काम ये लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई आवश्यक थी। पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के तौर पर काम कर रही है। पीएफआई की जो शैतानी राष्ट्रद्रोही साजिशें और षड्यंत्र हैं और जो दिखाई पड़ रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ हो रही है कि पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के तौर से काम कर रहा था और देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश के तरक्की को किस तरह से अपनी शैतानी साजिशों और षड्यंत्रों के तहत नुकसान पहुंचाए, इसकी कोशिश में। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से धर्म को सुरक्षा कवच बना करके देश में सांप्रदायिक उन्माद और राजद्रोही गतिविधियां करने की कोशिश कर रहा था, वो न तो मुल्क के हित में है, न तो मानवता के हित में है। और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए एक बड़ा मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। एमएस बिट्टा, अध्यक्ष ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट, एंटी टेररिस्ट फ्रंट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बीएम कामली को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एसडीपीआई के, और सैयद जवाद हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जवाद, मैं आपके साथ ही शुरुआत करता हूं। पीएफआई जो खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताता है, सोशल कॉज के लिए काम करने वाला संगठन बताता है, उसकी हकीकत खुलकर किस तरह से सामने आ रही है, वो एनआईए की इस छापेमारी के बाद और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उससे एक एक करके बाहर आ रहे हैं। जी देखिए, आपने जो है मुसलमानों से पीएफआई को जोड़ दिया है, तो आपको बताऊं पीएफआई एक लौता मुसलमानों का जो है वो संगठन नहीं है, ना वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो है ना वो ठेकेदार हैं। देखिए, इस कार्रवाई के मुताल्लिक से मैं आपको बताऊं, ये एक पॉलिटिकल तरीके से मुझको कार्रवाई नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे भी पता और आप भी जानते हैं और देश को भी शायद मालूम होना चाहिए कि बहुत जल्द जो है साल भर के अंदर कर्नाटक के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर चुनाव है और उसके बाद अभी गुजरात के अंदर चुनाव है। रही बात, आप बता रहे हैं कि वो आरोपी हैं, तो आरोपी और अपराधी के अंदर बहुत बड़ा एक डिफरेंस ये होता है कि आप जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आप किसी को जो है किसी एक कटघरे के अंदर नहीं खड़ा हो सके। आरोप तो तमाम लगते हैं। आरएसएस के ऊपर भी एक वक्त में 3 बार बैन लग चुका है और जिस वक्त इंदिरा गांधी ने लगाया तो उनका ये देश विरोधी गतिविधियों के अंदर पाए गए थे, तब उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका सियासी पहलू भी हमें समझने की जरूरत है, किस तरीके से। अगर चलिए बात कर रहे हैं कि टेरर फंडिंग की बात हो रही है, तो 2016 के अंदर ये कहा गया था, जब नोटबंदी करी गई थी, कि सरकार ने नोटबंदी करने के बाद ये कहा था कि हमने जो है आतंकवाद के ऊपर चोट कर दी और जो है आतंक की जो फंडिंग हो रही थी वो खत्म हो गया, काला धन जो आ रहा था वो खत्म हो गया। तो फिर अब वो क्या है, या तो ये कहिए कि नोटबंदी गलत थी,
या फिर आप कहिए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जो फंडिंग हो रही है उसके ठीक अंदर है, मैं आपकी प्रॉब्लम है, सारी बात तो मानता ये हूं। सारी जवाबों आपके की सवालों- देरी तो जी, सरकार की ठीक है। है। और 8 साल से सरकार क्या ठीक कर है, रही थी? ठीक इतने है। समय सरकार ने किस देर की देरी करी? आप तुरंत बैन लगाते, लेकिन आप नहीं करते। और सुनिए, मैं थोड़ी सी और चीज, कर्नाटका के गृह मंत्री, अभी बहुत कर्नाटका टाइम के मिलेगा। गृह मंत्री जो है जी। वो इस चीज को आके कहते हैं कि पीएफआई के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो क्या कहा तुषार मेहता ने, उसके बारे में भी बात कर लीजिए। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है। झारखंड में बैन है ना, आप झारखंड में बैन है ना। आप बताइए केंद्र सरकार ने क्या इसको आप पर आतंकी बैन लगा संगठन हुआ है, माना? समझ बोली, क्या पर बैन नहीं लगा है? ना ना पीएफआई पर बैन नहीं ना, लगा है। केंद्र आपके पर सरकार बैन ने लगा इसको हुआ है। आतंकी माना। झारखंड केंद्र में आपके सरकार पर ने बैन इसको लगा हुआ है। ठीक आतंकी है, संगठन मैं माना, आपके नहीं सवाल का माना। जवाब लूंगा। आपने कहा कि पीएफआई से जुड़े जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया सभी आरोपी हैं, आरोप सिद्ध हुए हैं। कन्हैया लाल के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने मर्डर की, वो भी पीएफआई से जुड़े हुए थे, वो भी आरोपी हैं या वो दोषी हैं? नहीं, उनके ऊपर तो सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए थी। नहीं, वो पीएफआई से जुड़े हैं, तो वो आरोपी हैं दोषी? ये बताइए आप मुझे, वो आरोपी हैं दोषी हैं? आप तुरंत आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं क्या कह रहा हूं, जो भी देश गतिविधियों के अंदर पाया जाए। आप फिर मोड़ रहे हैं। मैं बोल ले रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कन्हैया लाल के आप उनका हत्या का जो बिल्कुल, वीडियो सामने जो आया था, कोई वो समर्थन आरोपी नहीं हैं, करता। दोषी हैं? अरे कोई समर्थन नहीं करता उनके ठीक है, खिलाफ अवनीजेश कार्रवाई होना अवस्थी आपको चाहिए। जवाब देंगे। ठीक है, अवनीजेश अवस्थी, एक पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है, राजनीतिक बदला ले रहे हैं इस तरह से एनआईए के रेड डालकर। विवेक जी, पहली बात तो यह कि जवाद साहब की एक बात से मैं सहमत हूं कि पीएफआई भारत के मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नहीं कर रहा, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये तो बात बड़ी साफ सी, मैं पूरी तरह से 100% सहमत हूं। भारत के मुसलमान के बारे में ये जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जी। एक बात। दूसरी बात, वो जवाद साहब से जब उनकी बारी आएगी बीच में मत बोलिएगा, वो साल मुझे बता दीजिएगा जब भारत में कभी कहीं पर किसी देश में किसी राज्य में विधानसभा के या उपचुनाव ना होते हैं, वो मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं नोट कर लूं और मैं आगे ट्वीट कर दूंगा कि भाई इस कार्रवाई इस महीने में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर इस समय कोई देश में कहीं भी कोई इलेक्शन नहीं है। तो ये जरूर बता दीजिए। तीसरी बात सुन लीजिए, मुझे मालूम है कि नोटबंदी का बहुत लोगों के पेट में दर्द है, क्योंकि गरीब आदमियों के पास पैसा आया, उनके पास तो 500 और 1000 के नोट नहीं, 2000 के नोट में चिप भी बताई गई थी। नहीं, टेरर फंडिंग की अगर बात हो जाती, सर मैं बीच में थोड़ा सा इसलिए बोलूंगा कि 2016 के अंदर जब नोटबंदी करी गई थी तो ये कहा गया था कि अगर कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई चीजें निकल जाए, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि हमने आतंकवाद पे आज चोट कर दी। तो ये टेरर फंडिंग के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है? यही तो सवाल है। सवाल सरकार से पूछना चाहिए। मैं आपका जो है इस बात में पक्ष रखूंगा। सैयद जवाद, आप पूछिए सरकार से सवाल। सैयद जवाद, आप पक्ष तब रखिएगा जब आपको मौका मिलेगा। अभी उनकी बारी, उनको बोल लेने दीजिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। अब विजय विवेक, मैंने पहले कहा था कि देखना ये जरूर बोलेंगे, और ये बोले जो ही नोटबंदी की बात मैंने की, ये बोले क्योंकि दुखती रग है, जिनका काला धन बर्बाद हुआ है वो कैसे चुप रह सकते हैं? आज तक बोल रहे हैं 2016 के बाद से 2022 आ गया, 6 साल तक। बात बड़ी साफ सी है कि नोटबंदी में जो तालाबों में तैरते हुए, बोरों में भरे हुए, चौराहों पर आग लगाते हुए जिन्होंने फेंके, वो क्या थे? वो नोट नहीं। ठीक है अवनीजेश जी, लेकिन हर एक एंटी नेशनल गतिविधियों में पीएफआई का नाम जोड़ना, क्या ये संयोग है, क्या ये आरोप है, क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा? इसका जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं। नहीं, क्या केंद्र सरकार ने ठीक है, एक संगठन माना है? रुकिए ना एक सेकंड, मैं उसका भी जवाब दूंगा, संगठन माना तो मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। जो है जिसको ये अभी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ आरोप लगे, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। जोसेफ के हाथ काटे पीएफआई ने केरल में, आरोप लगे ना। अरे भाई, कन्विक्ट भी हो गए, मालूम है। उसकी वाइफ को सुसाइड करना पड़ा, उसकी नौकरी चली गई। कोई संवेदनशीलता नहीं है, एक जगह नहीं, आप जितनी जगह कहें वहां पर। और बीजेपी की सरकार नहीं, केरल हाई कोर्ट हो, चाहे लेफ्ट की सरकार हो, चाहे ओमन चांडी कांग्रेस की सरकार हो, पीएफआई के बारे में उनके वक्तव्य सुन लीजिए, जाकर के पढ़ लीजिए तो जान जाएंगे। अरे आरएसएस के बिल्कुल जवाब जो है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे एक करके संगठन है आरएसएस के बारे में क्या कहेंगे? एक करके आप बताइए क्या कहेंगे? वो तो संघ प्रचारक रह चुके हैं 1995 से, उन्होंने आरोप लगाए संघ के ऊपर, तो क्या करेंगे आप उसका जवाब देंगे नहीं देंगे? भारतवर्ष में आप तो एक सेकंड अवनीश जी मैं आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सैयद जवाद एक बात बताइए, आप तो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब बिल्कुल, तो आप पीएफआई एक्टिविस्ट क्यों बन जाते हैं आप? नहीं, मैं पीएफआई को बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा हूं। तो फिर मैं कह रहा हूं तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए थी। 8 साल तक सरकार ने क्या करा?
सवाल दूसरों- सरकार से बनेगा ना। आपके केंद्र साथ आपके और भी मेहमान मित्र, आपके मेहमान मित्र टीवी पर दिख रहे हैं आपको। तुषार मेहता ने, इनको ये पता होना चाहिए, शायद पता ना हो, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामे के अंदर क्या कहा वो भी बताना चाहिए। इन्हीं की सरकार थी, पूछिए ना, सरकार से सवाल होगा। केरल हाईकोर्ट ने चरमपंथी संगठन के अंदर क्या कहा गया सर? पीएफआई एक्टिविस्ट मत बनिए ना, मैं और PFI मेहमानों का से बात कर एक्टिविस्ट रहा नहीं हूं। हूं। मुझे पता और है इसके मेहमानों से पीछे बात की कर रहा हूं। सियासत क्या है। कौन सा विक्रम सिंह जी, ये जो सियासी कार्रवाई हो रही है, करके जो है क्या बूथ एनआईए, खड़ा करा जा एक रहा है। सेकंड सर, एक सेकंड, क्या एनआईए पूरे देश भर में 12 राज्यों में जहां पर भी छापेमारी हो रही है सिर्फ राजनीति के आधार पर कार्रवाई कर रही है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? या जो दस्तावेज मिले हैं, जो इनपुट मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है? विवेक जी, इससे ज्यादा अविद्वतापूर्ण बात हो नहीं सकती है कि ये इतने बड़े छापे, इतने व्यापक छापे, इस सनसनीखेज बरामदगी, 250 करोड़ रुपए की बरामदगी का हवाला और क्राउड फंडिंग का जो आपका मसौदा मिला है, इंटरनेशनल टेरर लिंक्स मिले हैं, विस्फोटक और इस प्रकार की सामग्री मिली है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला है, और इसके अलावा जो भड़काऊ भाषण और आदि की जो सामग्री मिली है ये, और इसके आप देखें कि जो इनके मंसूबे थे इंडिया 2047 फुलवारी शरीफ से चेन्नई चले। मैं 2011 में जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस सितंबर में हुई थी, पहली बार आईबी ने आगाह किया था समस्त पुलिस महानिदेशकों को कि ये एक पीएफआई या एक मौजूदगी है और जंगलों में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये कह देना कि साहब ये आरोपी हैं तो क्या पहली चरण पे तो आरोपी की ही होती है, लेकिन सरतन से जुदा हो तो पीएफआई का नाम आना, इसके अलावा जोसेफ के हाथ काट लेना तो पीएफआई का नाम आना, हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक तैयारी करना तो पीएफआई का नाम आना, 250 करोड़ की धन उगाही का आना, इसके अलावा जम्मू एयरबेस के ऊपर ड्रोन अटैक का होना, उसमें पीएफआई का नाम आना, सीरिया में अपने लोगों को भेजना केरला से, और वहां पर अल हिंदी के जो नो योम मार्टस करके जो पुस्तिका निकली है उसमें केरल का एक पीएफआई का जो आदमी है वो रिक्रूट बन गया आईएसआईएस का, और उसका, और आप कह रहे हैं पीएफआई आरोपी है। अरे आरोपी कभी न कभी तो होगा ही। और उसके बाद चार्जशीट लगे, कितने केसेस में चार्जशीट और चाहिए। लखनऊ में पीएफआई का और ये आईएसआईएस का ये जो एक एक्टिविस्ट था मुठभेड़ में मारा गया, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ही बनिस्बत इसके ये कहना। और आपने बिल्कुल सही कहा जवाद साहब ने, ये मुसलमान के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हमारे मुसलमान भाई। और मैं बता दूं हमारे एसटीएफ में डीएसपी शादाब रशीद खान, रिजवान अहमद सब जी बिल्कुल। एमएस बिट्टा साहब, मैं आ रहा हूं उसके बाद। एमएस बिट्टा साहब बहुत देर से वेट, एक सेकंड, बहुत देर से वेट कर रहे हैं बिट्टा साहब। एमएस बिट्टा साहब, देश भर में कार्रवाई चल रही है और कुछ मुस्लिम नेता, कुछ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, कुछ सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं कि ये भाई राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, सरदार विक्रम सिंह जी यूपी के डीजीपी रहे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में सीआरपी सीएफ में रहे हैं, कि ना बीजेपी के हैं ना किसी के हैं, ना मैं बीजेपी का हूं ना मैं किसी का हूं। हमारे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, ठीक है ना। अब ये हिंदुस्तान क्या धर्मशाला है क्या? को बांग्लादेश से आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए, बॉर्डर क्रॉस करके को नेपाल से आ जाए, क्या हिंदुस्तान को हमने धर्मशाला बना दिया? क्या आसाम से बांग्लादेश से पहले कितने आते थे? क्या अब आते हैं क्या? क्या बांग्लादेश से कितने आते थे? बंगाल की तरफ से आते हैं क्या? क्या देश के सिर्फ एक धर्म का है क्या? यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। अब्दुल हमीद जिसने शरीर के ऊपर बांध करके, वो अब्दुल हमीद राष्ट्रभक्त जिसने पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह किए थे। कौन थे अब्दुल कलाम? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, एक बहुत अच्छे लीडर, बच्चों के लीडर, जवानों के लीडर, एक मुस्लिम थे, एक साइंटिस्ट थे, एक देशभक्त थे। हम आज भी उनका सत्कार करते हैं। किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। सवाल सबसे बड़ा, हम जब मजबूत धर्म में फंस जाते हैं फिर हमारा देश बिट्टा साहब मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे मुसलमान भी हो जिन्होंने देश में नजीर पेश किए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। हमारे साथ बीएम कामले साहब जुड़ गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसडीपीआई के। कामले साहब, सवाल यह है कि देश भर में जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसे पीएफआई बता रही है कि मुझे ये पॉलिटिकल वेंडेटा के अगेंस्ट ये कार्रवाई दिख रही है, जबकि पीएफआई के ऊपर सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या हो तो पीएफआई, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा हो तो पीएफआई का नाम, एमपी के खरगोन में सांप्रदायिक दंगे हो तो पीएफआई का नाम, राजस्थान के करौली में हिंसा हो तो पीएफआई का नाम। ये संयोग तो नहीं हो सकता है ना? और अगर संयोग है तो भी कौन सी समाज सेवा है जिसमें हर जगह जहां भी दंगे हो, फसाद हो, हर जगह पीएफआई? भारत में जितने भी आपने 5 से 8-10 बताए हैं, उससे ज्यादा बम ब्लास्ट भारत में हुए। यशवंत शिंदे ने
एफिडेविट करके कोर्ट में कि आरएसएस बम ब्लास्ट में शामिल है, बम ब्लास्ट का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई ये नहीं है। आप ये कह रहे हैं आरएसएस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल रही? फैब्रिकेट अवनीजेश जी, हाँ, ये कामले साहब की दलील सुन लीजिएगा और इसका जवाब भी तैयार रखिएगा। महाराष्ट्र के अंदर हलफनामा दिया हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर मैं उनसे सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, मैं उनको थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने गलत बात कही। मैं उनको कह रहा हूँ उनका सवाल सुन लीजिएगा, जवाब तैयार रखिएगा। जवाब उनको कामले जी को बोलने दीजिए। अभी जो कामले जी, हाथ में जितनी भी एजेंसियां है, हाँ, वो फैब्रिकेटेड करके मुझे भी उठा सकती है, किसी को भी उठा सकते हैं। नहीं सिर्फ पीएफआई को क्यों, किसी भी आदमी को दर्जनों उठा मुस्लिम सकते हैं एजेंसियां भारत में। हैं, दर्जनों मुस्लिम संगठन है जो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, गरीब इलाकों में काम कर रही हैं। सिर्फ पीएफआई क्यों, आप मुझे ये बताइए। मीडिया के माध्यम से नफरत सिर्फ पीएफआई क्यों कामले जी? फैलाने का काम। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये, सिर्फ पीएफआई क्यों? सिर्फ पीएफआई नहीं, भारत में आदिवासियों के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग जेल में, उनकी हत्या हुई, कलबुर्गी की हत्या हुई, इसके ऊपर कभी कोई डिबेट नहीं किया आपने? नहीं तो एनआईए के छापे पड़ेंगे तो डिबेट तो करेंगे ना। एनआईए के छापे, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के छापे अगर पड़ेंगे तो डिबेट करेंगे। अवनीजेश जी जवाब दे रहे हैं। अवनीजेश जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं जवाब साहब आपके पास। हाँ विवेक जी, पहली बात तो मैं कामले साहब को बता दूं, कामले साहब ये आरएसएस बम बनाने नहीं, वो तो कसाब स्वयंसेवक था। आपके हिसाब से तो 26/11 का हमला जो है पाकिस्तान ने नहीं किया था। अब तक जितने बम फटे वो सब आरएसएस वालों ने फोड़े, कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं था। आपका मुझे मालूम है, इसीलिए आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इसीलिए आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये देश अब स्वीकार करने वाला है नहीं। तैयार हो जाओ, अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। देश की जनता जाग चुकी है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, यहाँ पर देश तोड़ने के नारे लगाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग के, अब अंतिम दिन आ गए, तैयार हो जाओ। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है विवेक जी, कि बिट्टा साहब ने कहा, मैं मन से उनके प्रति जो श्रद्धा है वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिट्टा साहब ने भी कहा कि तमाम मुसलमानों के बारे में ये बात नहीं कही जा रही है। ये उन मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़का करके भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, यहाँ पर शांति भंग करना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। और इसमें निश्चित रूप से बाहर से पैसा आता है, ये फंडिंग का भी खुलासा हो गया है। ये जितने लोग ये तो आधी अधूरी। अवनीजेश जी, एनआईए की जांच में जवाब, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हमने जो है अवनीजेश जी, जांच में इस बात, जांच में जो है फंडिंग नहीं आ सकती। जवाब, एक सेकंड सर पूछिए सवाल, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए ना, आ रहा हूं आपके पास। अवनीजेश जी, सवाल तो इस बात को लेकर भी कि रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो रहा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, निचली जातियों को उच्च जातियों के बीच में वैमनस्य पैदा करवाओ और दोनों को आपस में लड़ाकर उनको आपस में लड़ने के लिए तैयार करो। ये भी रिपोर्ट आ रही है, इस पर भी जवाब दूंगा। हैरत की बात है कि ये पीएफआई जब दलित लड़की से बलात्कार होता है ना, जब मुसलमान कोई दलित लड़की से बलात्कार करता है तो जब्बार साहब के ओट छिल जाते हैं। मैं आज एनआईए रेट पर नहीं, अवनीजेश जी, अब एनआईए रेट पर बात करूंगा। अच्छा, सही जवाब मुझे एक बात बताइए। ठीक, आप मुझसे, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहनाई जाती है, उनका खंडन करा जाता है, सही जवाब बारे में आपके मुंह से अल्फाज सही जवाब, और जो बलात्कारी हैं उनके ऊपर जो है फूल मालाएं बर्बाद करी जाती हैं। सही जवाब, बैठ करके दोहरी चरित्र की अगर बातें करेंगे तो सही जवाब बर्दाश्त नहीं करेगा। सही जवाब। मैं सवाल मैं आपसे पूछूंगा ना, नहीं ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, नहीं सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल कर लीजिएगा, मैं मुझे 10 सेकंड दे दिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो लोग इस देश को, भारत जैसे सेकुलर मुल्क को आप बता रहे हैं कि मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, वो भी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। और हमारे भारत को, जो सेकुलर मुल्क है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो भी कभी कामयाब नहीं होंगे। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मुझे एक बात बताइए। सेकुलरिज्म के रास्ते पर केरल हाईकोर्ट ने, आगे भी ठीक है, सही जवाब, रास्ते पर ही चलेगा। केरल हाईकोर्ट देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी हिंदुस्तान के अंदर कामयाब नहीं होंगे। सही जवाब, आपको सही जवाब होगा। सही जवाब को रेडिकलाइज करा जा रहा है, सही जवाब के नाम पर जो लोग रेडिकलाइज करते हैं, खाली तकरीर का मंच थोड़ी है। सही जवाब, ये तकरीर का मंच नहीं है। तकरीर का नहीं, तकरीर कर रहे हैं आप डिबेट कर ही नहीं रहे, आप एक तरफा बातें किए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई, मैं आ रहा हूं जी, पीएफआई को चरमपंथी संगठन क्यों कहा था? ठीक कहा था। केरल में सरकार किसकी? क्यों कहा था? केरल में सरकार किसकी? मैं पूछ रहा हूं क्यों कहा था? अरे केंद्र सरकार इस मैं पूछ रहा हूं क्यों कहा था? सरकार भैया, उनकी गतिविधियां पाई गई, उसके बाद झारखंड के अंदर पाई गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएफआई की वकालत क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं नहीं कर रहा, मैं केंद्र सरकार से सवाल कर रहा हूं।
क्या हलफनामा दिया था तुषार मेहता ने, उसके बारे में बोलिए कि हम जो है पीएफआई के ऊपर बैन नहीं कर सकते। क्यों कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर? उस वक्त सॉलिसिटर जनरल थे वो, बताए ना उस वक्त। झारखंड में बैन है ना, बाकी अवनीश जी जवाब दे रहे हैं। बैन कर रही है केंद्र सरकार कब बैन करेगी, ये सवाल पूछ रहे हैं ना। 8 साल क्यों लगा दिए? सिर्फ पीएफआई का भूत खड़ा करा जाता है दिखाने के लिए, पोलराइज करने के लिए। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए। ठीक है, अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव हो गए, बैन कब हो रहा पीएफआई? ठीक है, साउथ के अंदर इनको कामयाबी नहीं मिली है, ठीक है, इसीलिए बैन कब हो रहा है? जाके लोगों को बलगलाएंगे उसी के नाम से, और नहीं लगाएंगे। आप लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश साउथ में नहीं आता है। दिखाने के लिए है, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश साउथ में नहीं आता है। अवनीश जी, हाँ सर, किस तरीके से कार्रवाई होती है मैं जानता हूँ। अवनीश जी एक सेकंड, हाँ, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, हाँ, और अभी ये कह रहे थे अभी तो ये सिर्फ आरोपी हैं। ऐसे तो बीजेपी की आईटी सेल के अंदर भी बहुत से लोग पाए गए जिनके लिंक जो थे वो आतंकवादियों से थे। क्या करेंगे आप? सिर्फ आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे। सैयद जवाद, नहीं, उसके बाद क्या सैयद जवाद, बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बीजेपी की आईटी सेल के अंदर लोग पाए गए, आपने सवाल पूछ लिया ना, मुझे बताइए। नहीं, ये ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा ना। आप जवाब लेंगे नहीं तो कैसे डिबेट होगा? विक्रम सिंह वेट कर रहे हैं, एमएस बिट्टा वेट कर रहे हैं। अवनीश जी आप जवाब दीजिए। आप ऐसे बीच में बार बार बोलेंगे तो बाकी लोगों से कैसे जवाब लूंगा? सरकार के ऊपर 4 लोगों तो सरकार से आपने पहले भी सवाल पूछा ना, बैन कब होगा? मैं पूछता हूं बैन कब होगा? पीएफआई के वर्कर्स कन्विक्ट हो चुके हैं इस देश में, पहली बात। दूसरी बात, तुषार मेहता ने जो कहा था वो आज जो सबूत मिले हैं उससे पहले का था। सबूत पहले इकट्ठे करो, कोर्ट में पहले बड़बोलापन करके वहां पर कोई बयान मत दो। ये तुषार मेहता से एक सेकंड, अभी जो आप कह रहे हैं जवाब फिर आपका टर्न आएगा, बोल देना। ये तुषार मेहता से सीख लो थोड़ा सा, इतना बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बैन कब होगी संगठन? सवाल तो अब अवनीश जी यही आता है ना, जिसकी सक्रियता इस तरह की गतिविधियों में हो उस संगठन का तो बैन होना लाजमी है ना, एक्शन तो होना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताइए, अगर बैन हो जाता, अगर ये बैन हो जाता, बिना ये सारे सबूत मिलते क्या? ये सबूत जनता के सामने आने चाहिए, ये जनता के सामने सारे सबूत आने चाहिए। किन गतिविधियों में लिप्त थे, कहां से पैसा आता था, क्या इनका मंशा थी, क्या मंतव्य था देश को तोड़ने के लिए, कहां ये लोग सक्रिय थे, ये तमाम लोग। मैं सवाल कर लूं अभी? नहीं, ठीक है, एक सेकंड, मैं विक्रम सिंह जी से पूछ लूं ना एक बात। विक्रम सिंह जी, सवाल इस बात का है कि वक्त आ चुका है कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया जाए। इतने मामलों में नाम, फिर भी अभी तक ये बैन करने की कार्रवाई, सिर्फ एक स्टेट झारखंड में बैन है, वहां पर बैन किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ भी पीएफआई ने हाईकोर्ट में वहां पर याचिका डाली हुई है। बाकी स्टेट्स में भी बैन करने की शुरुआत की जाए। उत्तर प्रदेश ने सिफारिश की है कि बैन किया जाना चाहिए। केरला हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि पीएफआई और एसडीपीआई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन पे बैन क्यों नहीं लगा। ये केरला हाईकोर्ट की टिप्पणी है, और हम यहां पे बैठे हुए कि साहब ये भी आरोपी हैं, तो हम इनका इंतजार करें जब ये 50 साल बाद इनके कन्विक्शन होंगे और राष्ट्रपति की जो मर्सी पिटीशन है उसको खारिज कर लेंगे। ये होने वाला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का लगना, पेट्रोल बॉम्ब का फेंका जाना, लोगों की नृशंस हत्या कर देना, सर तन से जुदा होने में जहां कहीं बातचीत हो एसडीपीआई और पीएफआई का नाम आना, यह देश अब बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। आरोपी होगा तो ठीक है, उनको ले जाइए, जहां पर शरिया चलती वहां पे भिजवा दीजिए। लेकिन जैसा कि हमारे आप मानते हैं कि केंद्र सरकार जो है, विक्रम सिंह जी, तो आप मानते हैं कि केंद्र सरकार जो है ढिलाई बरत रही है? आपके वक्तव्य से तो ये साफ जाहिर हो गया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने केंद्र सरकार की ढिलाई को बता दिया कि केंद्र सरकार कितनी ढिलाई बरत रही है। आपके मुंह पे सच आ गया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने माना केंद्र सरकार जो है वो ढिलाई बरतती है। बहुत सीनियर है, सवाल तो बनेगा ना। मैं आपका जवाब ले लूंगा, उनसे बोलने दिए विक्रम सिंह जी को। नहीं, तैयारी बैन करने की चल रही थी, छापे बैन करने के लिए। नहीं, मैंने बताया कि इतना लेट क्यों? उन्होंने बताया कि सरकार जो ढिलाई बरत रही है, तैयारी हो रही है। हाँ, विक्रम सिंह जी, एंकर विवेक जी हैं जवाब साहब हैं। नहीं, बात गौर से सुनिए। अवनीश जी एक एक करके, विक्रम सिंह जी बोलने, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। के बीच में क्यों बोलने दिया जा रहा है? पीएफआई नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं लगातार। हमारे मुसलमानों का, हमारे मुसलमान हैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, जनरल अता हसनैन, डिप्टी एसपी शादाब रशीद खान, सब इंस्पेक्टर रिजवान अहमद, ये है हमारे भारत के गौरव। और मुसलमान, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये दो कौड़ी के एसडीपीआई और पीएफआई के जो नेतृत्व है, ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे? हरगिज नहीं।
तो इसीलिए ठीक सर है। मैं आपसे सरकार के ऊपर सवाल अच्छा, इसलिए बार बार जी। डाल रहा हूं कि आपने इस चीज को अरे माना, सरकार ने 8 साल से ढिलाई बरती। ठीक है, हो आप गई- इस चीज को हो गई एक्सेप्ट बात कर आप- रहे हैं। मैं सही जवाब- आपको इस बात की मुबारकबाद सही देता जवाब- हूं ठीक बात। कि कार्रवाई जल्द से जल्द होना ठीक चाहिए बात। थी। ठीक इतना है। समय जो आपने ले तो लिया, देखिए, मुझे अब पता है मैं उसके एक पीछे बात- पॉलिटिकल विंग का क्या ठीक है। उद्देश्य है, वो भी ठीक मैं है। जानता हाँ, हूं। ठीक है। साउथ आप के कहते अंदर हैं- अभी कामयाबी नहीं मिली ठीक है, सैयद जवाद, एक सेकंड, सभी पैनलिस्ट ध्यान से सुनिए। सैयद जवाद कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पीएफआई पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, बैन क्यों नहीं किया गया। अब जब कार्रवाई हो रही है तो इसे राजनीतिक बताते हैं, कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है। एक उसका तरफ रीजन कहते हैं देता हूं। कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा होना चाहिए। ये डबल गेम कैसे खेल लेते हैं? डबल गेम तो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, उसका नहीं, मैं तो राजनीतिक कार्रवाई का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? सुन लीजिए, मैं देश को थोड़ा मैंने- आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं। मैं मुझे जवाद सर साहब पूरा एक लाइन की बात कहता हूं, कार्रवाई का समर्थन कीजिए। आप ही कह रहे थे कार्रवाई नहीं भाई होती है। आपको सबूत मिले, चीजें मिले, कार्रवाई करिए। मैं तो कह रहा हूं आपने हो 8 तो साल रही है क्यों कार्रवाई, लगाए? और कैसे मैं- कार्रवाई होती ना, है? ना, आप एक तरफ ये और कर रहे कैसे थे कार्रवाई हो रही? 2016 के अंदर आपने नोटबंदी करी और ये देश की नोटबंदी पे जनता चले से गए। प्रॉमिस करा, बिल्कुल जाऊंगा, देश की जनता से प्रॉमिस करा था कि आतंकवाद पे चोट हो गई, मास्टर स्ट्रोक मार दिया हमने कारनामा करके दिखा दिया। देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे 50 दिन दीजिए मुझे, 50 दिन दीजिए, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, अगर मेरी कोई बात निकल जाए तो जिस चौराहे पे कहोगे मैं उस चौराहे पे आने के लिए तैयार हूं। नोटबंदी में 150 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? सैयद जवाद, आतंकवाद के अंदर आज भी फंडिंग हो रही है, जिम्मेदारी सैयद जवाद, केंद्र सरकार की काला जिम्मेदारी चश्मा है, लगाने एक केंद्र सेकंड सरकार सर, से एक पूछा सेकंड जाएगा, सर, किसी और से नहीं अरे पूछा जाएगा। सर, आप भी पीएफआई अरे से सुन जुड़े लिया हैं, भाई। इतने नहीं गुस्से नहीं में जाते नहीं, हैं। मैं सरकार से कह रहा हूं इनके ऊपर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करते। आप तो पीएफआई से नहीं है ना? मैं बिल्कुल नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल इतना नहीं। गुस्सा करना क्यों आप है? दो, मैं इसलिए हूं कि हाँ, ठीक है। 2016 के अंदर ये कहा गया था जब अब नोटबंदी विजय जी, करी गई हाँ, थी कि 2000 के नोट फिर आप पे नोटबंदी पे चिपकाए। चले बिल्कुल गए। जाऊंगा, विजय जी, एक ये बात- देश की जनता से प्रॉमिस नहीं अरे करा तो गया था। कार्रवाई- आप एक बताइए, बात- देश की जनता से प्रॉमिस कार्रवाई करा हो गया रही था, ठीक कार्रवाई देश हो की रही नहीं हो जनता रही। से प्रॉमिस करा गया था या नहीं करा गया था कि PFI पर- आतंकवाद पे चोट हो गई? गुस्सा मत आप कीजिए। बताइए हाँ या ना में गुस्सा जवाब मत- दीजिए, मुझे डरिए मत, PFI पर डरिए मत, कार्रवाई हम हो आपके रही है। साथ हैं। PFI सरकार से पर डरने की कार्रवाई- जरूरत नहीं है, सरकार से ठीक है, सवाल करने की सैयद जावेद, जरूरत है। अब डिबेट को डिटेल सरकार नहीं से करते सवाल ना। करने की नहीं, आप जरूरत है कि सुनिए। जब आतंकवाद पे चोट हो गई थी, ऐसे नहीं, तो ऐसे उसके नहीं चलेगा ना। बावजूद ये पैसा कहां से आ रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। एमएस कहां बिट्टा से कुछ आ कह रहा है रहा है। पैसा? अरे सैयद अरे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन सैयद जवाद, एक सेकंड, एमएस बिट्टा कुछ कहना चाहिए। विवेक जी, आप एमएस बिट्टा कुछ कह रहे हैं। एमएस बिट्टा जी, मैं आ रहा हूं, अवनीश जी आ रहा हूं। अब एमएस बिट्टा जी, साहब मुझे एक चीज बताइए, हाँ, ये जो बहस आप हमारी करा रहे हैं, क्या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करा रहे हैं या कम करने के लिए बढ़ा रहे हैं? किस लिए बुलाया आपने हमको? हम सड़कों पे जाके रुके हैं, एक व्यक्ति को मौका दिया जा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, 6 साल के अंदर क्या 26/11 की घटना हुई? क्या पार्लियामेंट की घटना हुई? क्या दिल्ली के अंदर पठानकोट हुआ नहीं? किसने आईएसआई को बुलाया? पठानकोट जब होता कौन आईएसआई को बुलाता है? पहली बार ऐसा देश में हुआ, उससे पहले कोई नजर नहीं मिलती। जब देश के अंदर पठानकोट होता है आईएसआई को बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को सैयद जवाद, बाकी मेहमानों से सच बोलना नहीं, पड़ेगा आपको। किसने बुलाया आईएसआई को बाकी- हिंदुस्तान बाकी के अंदर? मेहमानों को बोलने कौन दीजिए। मसूद अजहर को छोड़ करके आया? पूछिए, सवाल भाई एक करता है। सेकंड, कौन भाई मसूद एक अजहर को सेकंड, छोड़ भाई एक करके आया वहां सेकंड, पर? भाई एक सेकंड, पूछिए। एक सेकंड, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए प्लीज। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुद्दा जो है वो एनआईए रेड का नहीं, आप बीच में बोलते ना, बीच में आप कैसे दूसरे मेहमानों को आप लिंचिंग नहीं आप हिंदुस्तान के अंदर आईएसआई जांच करनी। अरे एक करके बोलिए। आप दूसरे मेहमानों का टाइम नहीं ले सकते ना। एमएस बिट्टा जी, हाँ, तुम्हें लाइसेंस मिला बोलने का? तुम्हें लाइसेंस मिला बोलने का? हम तुम्हारी बात पे बोले, आपकी इज्जत कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्या 6 साल के अंदर एक सेकंड, क्या कोई बड़ी घटना हिंदुस्तान में हुई? क्या दिवाली के दिनों में बम ब्लास्ट होते थे? हुए? क्या ट्रेनों में बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुए? क्यों आतंकवाद समाप्त हुआ? जो आपका टर्न आएगा, आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर। की बात कर रहे हो ना, उस पर बैन लगा करते आतंकवाद की, बैन लगना चाहिए। और जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने की बात करेगा, हिंदुस्तान में उसकी कोई जगह नहीं, ठीक है ना? और बुलाओ उसको, क्या बुलाते, मेरे से बात कर, बुलाओ। सवाल पूछ लो। आपने नहीं, मोहम्मद अतीक भी आ गए, सवाल उनसे भी लेना है। अभी रुक जाइए। विक्रम सिंह को भी, विक्रम सिंह जी का अपमान कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, देश का अपमान कर दिया। सिख है तो सिख खालिस्तान के लिए खड़ा होगा, मुस्लिम भाई है तो मुस्लिम के लिए भाई। हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब। ठीक है, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद अतीक भी हमारे साथ आगे, AIUML के नेता हैं। अवनीश जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, बार बार ये बात जो उठाते हैं ना, ये अब तक बैन क्यों नहीं किया? ये एजेंसियों के विवेक पर
उनकी कार्यप्रणाली पर छोड़ देना चाहिए। इस देश की सुरक्षा करना उनका दायित्व है। आप कृपा करके उन पर उंगली मत उठाइए। जिन लोगों ने इतने लोगों पर लगातार जितने स्थानों पर कार्रवाई की है ना, उनके विवेक पर 94.5% कन्विक्शन रेट है एनआईए का। याद रखना जब बात पता है मुझे सर। ठीक है, और ईडी मोहम्मद का कितने अतीक हमारे साथ परसेंट जुड़ गए। मोहम्मद अतीक, ईडी का एक भी सेकंड। बता पीएफआई दीजिए। कार्रवाई कर रही है, पीएफआई कार्रवाई कर रही है मोहम्मद अतीक। और 23 सितंबर 2022 को मेरठ में एक मामला दर्ज किया गया। यहां पर मोहम्मद शादाब, मुफ्ती शाहजाद, मौलाना साजिद, मोहम्मद इस्लाम के पास से पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के खिलाफ दिए गए बयान, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की रणनीति 2047 तक, भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश के सबूत, हिंदुओं को काफिर बताकर उनकी हत्या, भारत को 1983 दंगे का वीडियो, इस्लामिक स्टेट का वीडियो, कश्मीरी मुजाहिदीन का वीडियो। ये पीएफआई का कौन सा समाज सेवा है मोहम्मद अतीक? ये किस तरह की समाज सेवा चल रही है? कहते हैं हम सामाजिक संगठन है, भाई हम राजनीति नहीं करते, हम पिछड़ों और जो शोषित वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम करें। ये कौन सा उत्थान का काम है 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र और ये तमाम जो एविडेंस और डॉक्यूमेंट सामने आए हैं? विवेक, एक्चुअली आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैंने पीसीआर से भी कहा था, लेकिन शायद कोई बात नहीं, मगर मैं हल्का हल्का समझ रहा हूं। देखिए, दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में लोग जो है, जो पीआईएफआई कर रहा है वही आरएसएस कर रहा है, वो बहुत सारे भगवा ग्रुप भी कर रहे हैं। कुछ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कुछ मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने 8 सालों तक उनको पाला परोसा, सारा सब कुछ किया। आज उन्होंने भंडा फोड़ किया जब गुजरात के जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन आज भी लोग खुलेआम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन उनपे एनआईए आंखें बंद करे क्यों बैठा हुआ है? उनपे जो है सीबीआई कान बंद करे क्यों बैठा है? गवर्नमेंट उनपे एक्शन क्यों नहीं लेती है? बराबर की बातें तो दोनों कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, संविधान से चलता है। कोई भी अगर कहेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई भी कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। एक आंख से क्यों देखा जा रहा है? क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हो रही है जो खुलेआम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ठीक है, पीएफआई पे आपने कार्रवाई करी, अगर आपको सबूत मिल रहा है, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25-25 साल बाद जो है छूट के बिल्कुल आ गए हैं, बेगुनाह हो गए। लेकिन वो कब जो है गिरफ्तार होंगे जो कहते हैं खुलेआम कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको बनाएंगे, हमारा ख्वाब है? वो खुलेआम कहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की बगावत करते हैं। ये क्यों नहीं एनआईए देख रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, मुझे बताइए, कानपुर में जो हिंसा हुआ, राजस्थान के करौली में जो हिंसा हुआ, उसमें किसका नाम सामने आया? कौन सी संगठन का नाम? विवेक, मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आई एम सो सॉरी। आप ठीक है, मुझे लगता है आपके कनेक्शन में कुछ इशू है, आपका आवाज नहीं जा पा रही है। अब नीचे अवस्थी जवाब देना चाह रहा हूं, उसके बाद विक्रम सिंह जी आ रहा हूं, उसके बाद जवाब आपके पास आ रहा हूं मैं। आपको वक्त देना चाहिए। जी, मैं आ रहा हूं। हाँ विवेक, बीच में नहीं कोई बोलेगा। मैं बीच में बोलेगा मैं एकदम चुप हो जाऊंगा। जी ठीक है, बात बड़ी साफ सी है जी। एक भी उदाहरण कोई ऐसा बताएगा कि किसी मंदिर से निकली हुई भीड़ ने जाकर के कहीं किसी एक समुदाय की दुकानें जलाई हो, गाड़ियां तोड़ी हो, पथराव किया हो? एक भी उदाहरण मंदिर से निकलने के बाद एक भी उदाहरण बताइए किसी हिंदू के ऊपर ऐसा है? पहली बात। दूसरी बात, आपको मालूम होना चाहिए ये वो आरएसएस है। जी, मैं विवेक जी मुझे समय दीजिए, मैं इनको समझा दूं जरा। ये वो आरएसएस है, ये वो आरएसएस है जिसके स्कूलों में मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं, टॉप करते हैं, आईएएस बनते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जाती मदरसे टाइप जिसमें इस देश के खिलाफ हो या किसी भी धर्म के खिलाफ। मुस्लिम लड़के टॉप करते हैं आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों में। तीसरी बात सुन लीजिए, ये आरएसएस वो आरएसएस है जिसने 1962 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में जो कार्य किया, जो सेना को सहयोग दिया, उसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा प्राइम मिनिस्टर उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया 1963 की गणतंत्र दिवस में। और सरदार पटेल ने बैन क्यों लगाया था? ना सार्वजनिक सरदार पटेल ने बैन क्यों लगाया था? जवाब में आ रहा हूं। अरे सर फिर वही रहेगा, मैं फिर जवाब दूंगा तो काउंटर तो जवाब दूंगा ना। हाँ बिल्कुल, अब देना, अभी मैं आ रहा हूं आपके पास। संक्षेप में जल्दी से पूरा कीजिएगा अवनीश जी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात की तारीफ की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से बॉर्डर पर, सीमाओं पर सेना को रसद पहुंचाने और देश के भीतर
जो ट्रैफिक और अन्य स्थानीय शांति के लिए गतिविधियां करने वो तो खैर इतिहास के दस्तावेजों में है। सरदार पटेल वाला मैं जवाब दे दूं ना, पहले ही दे दूं। इनका सवाल नहीं हुआ, मैं पहले जवाब देता हूं। सरदार पटेल ने बैन लगाया और सरदार पटेल ने बैन हटाया। नहीं तो क्या कहा था सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में फरवरी 1949 को? क्या क्या कहा था सरदार पटेल ने फरवरी 1949 को? कौन सी मानसिकता के लोग हैं? पागलपन की विचारधारा तक कहा है आपको आरएसएस के लोगों को? आरएसएस के लोगों का। और सुन लीजिए, और ये पहली डिबेट आरएसएस पे थोड़ी ना हो रही है, डिबेट पीएफआई पर हो रही है। आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सही बता सकता हूं। डिबेट पीएफआई पर हो रही है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, पीएफआई के ऊपर आऊंगा, पीएफआई पर बोल चुका हूं, महिमा मंडन कर रहे हैं आरएसएस का। तो ये वही आरएसएस है जिसने गांधी जी की हत्या करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। अब आप बताइए कौन रेडिकलाइज का बंदा? दूसरी बात कर लूं, ना गलत नहीं बोलूंगा सर, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, ठोक के बोलूंगा सच, बिना डरे। विक्रम सिंह जी से कमेंट ले रहा हूं, एक सेकंड। विक्रम सिंह जी से कमेंट ले रहा हूं। 3 बार आरएसएस के ऊपर बैन लगा, आप उसके बारे में क्या करेंगे? नहीं, आपको इसीलिए सवाल का जवाब नहीं देना होता, आपको तकलीफ इसलिए देना होता है। क्या आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? पीएफआई को चरमपंथी संगठन का, उस पर आप कुछ कह नहीं रहे। पीएफआई को झारखंड में बैन किया गया, उस पर कुछ नहीं कह रहे। पीएफआई को यूपी, सर मैं आरएसएस पे डिबेट थोड़ी ना कर रहा हूँ। एक एक करके आप लोग एक एक करके नहीं बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बात यहाँ आरएसएस की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर बात पीएफआई की हो रही है। विक्रम सिंह जी एक छोटा आंसर, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। आपने डिबेट का आधा से ज्यादा टाइम ले लिया है। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, विवेक जी, ये एक नमूना है किस तरीके की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती है लोगों को न बोलने देने के लिए। हमारे पूरे देश में सम्मानित मनिंदर सिंह जी बिट्टा जी रख रहा हूं, मेरे बीच में हर कोई बोलेगा। कुछ तो मौका दीजिए, कुछ तो शराफत का परिचय दीजिए सर। 1 मिनट नहीं दिया जा रहा, 1 मिनट दिया जाए मुझे अनइंटरप्टेड बोलने के लिए, सबको मौका दिया जा रहा है। सम्मानित नेता हैं, हम सबके नेता हैं। अरे आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आप हमारे एंकर विवेक की बात, या तो अगर डिबेट होना तो डिबेट की तरह हो, या मछली बाजार की तरह होना तो फिर मछली बाजार चलिए, डिबेट वहां करते हैं, लेकिन वहां मछली बाजार को नहीं जाता कम से कम। ठीक है, देखिए मेरे पास वक्त बहुत सीमित था, आप सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत जाया भी हो गया, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्र। देखिए मेरा, बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड। बिट्टा साहब ने कहा कौन सी घटना होती है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, जब पठानकोट हिंदुस्तान के अंदर होता है तो आईएसआई को बुलाती है केंद्र सरकार, कहती है जांच करो आकर के। ये मेरे लिए और देश के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात है। और पठानकोट और उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, उसका जिक्र भी कर दीजिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसके बाद भी कहा जा रहा है कि अभी पूछताछ होंगे और जो दस्तावेज मिले उसमें कई बड़े खुलासे होंगे। इस खबर पर इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।